अच्छा जी, RL ऑन यकम जुलाई 22 पर जुलाई और अगस्त 2 महीने साल खत्म होने से पहले RL entered into a contract with TL to sell 50 लैपटॉप्स एट अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 10 मिलियन, जिससे हमें पता लगा था कि एक लैपटॉप की कीमत कितनी है 2 लाख। ठीक है, 200,000 में कर लें अगर, चलो पूरा ही कर लो। आगे 50% ऑफ लैपटॉप्स जो है वो 20 जुलाई को डिलीवर होने हैं और बाकी 15 अगस्त को होने हैं। और बीच में एक बात और भी है, चले खैर, और 7 अगस्त को मॉडिफिकेशन आ रही है जो 25 अगस्त को फिर डिलीवर कर रहे हैं। सबसे पहले ना जी मैं यही काम कर लेता हूं, अपनी वर्किंग वन बनाता हूं। ठीक है, पास पेपर 13 का पार्ट 1 है, नाम इसका जो भी है, पे नंबर बता दो, चलो पे नंबर 532। अच्छा, हाय अल्लाह, बुखार मैनू है यार, चुप तुसी बैठे हो, की चक्कर है, क्या मसला है, क्या मसला है? सवाल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था ये? अच्छा भाई, वाहिद ये क्लास है FR1 CMA और R2 तीनों में से जो अभी तक पढ़ रहे हैं। वैसे उसकी वजह ये है क्या नहीं कि तानू पता है कि ताड़ा किस मुसीबत नाल पाला पे हुआ है। आपको पता है कि तो मोबाइल ना रखना तुम, ठीक है ना रखना मोबाइल। आपको पता है कि आगे क्या आ रहा है हमारे सामने, क्योंकि आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं एक बार। उन बेचारे बच्चों को समझाया करो, उन्हें कहा करो यार ये ना करो, फरवरी में करेंगे, फरवरी मोड ऑन किया हुआ उन्होंने, फरवरी में करेंगे, फरवरी तो फिर जब आना है तो गुजर जाना है, पता ही नहीं लगना, वैसे ही उसके दिन कम होते हैं। अच्छा जी, इसी तो मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ यार जी। क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है जी, मैंने वर्किंग वन करनी है जी। किस दिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था ना कि डिलीवरी लिखी थी, क्या लिखा था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जकम जुलाई को कितने यूनिट्स? 50 लैपटॉप्स हैं। उसके बाद डिलीवर्ड आधे डिलीवर होने हैं 20 जुलाई को और फिर बाकी 15 अगस्त को, लेकिन 7 को बीच में मॉडिफिकेशन भी है। ठीक है, तो जी पहला डिलीवर किस दिन होने? 20 जुलाई को। आधे डिलीवर हो जाने कितने? 25। तो रिमेनिंग टू बी डिलीवर्ड कितने थे अभी कि हमारी मॉडिफिकेशन आ गई? मुझे लगता है डेट मैंने यहां पर लिखी थी, चलो खैर अब क्या हो सकता है। मॉडिफिकेशन डेट पहले लिखी थी ना, ऐसी लिखी थी, चलो बड़ा पक्का रटा फिर मेरा जी। मॉडिफिकेशन किस दिन आ रही है जी? 7 अगस्त को मॉडिफिकेशन आ गई। कितने एडिशनल? 7 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है, एडिशनल 30 लैपटॉप्स हैं। रुपीस बाद में देखेंगे। अब टू बी डिलीवर्ड कितने हो गए? 55। अब वादे के मुताबिक 25 को ये वाले होने हैं और बकाया कौन से थे वो 15 अगस्त को हो गए। ठीक है, तो 25 जो है वो 25 15 अगस्त को डिलीवर्ड, और उसके बाद 25 अगस्त है, 25 अगस्त को बाकी के 30 भी डिलीवर हो गए और कहानी खत्म। वर्किंग टू में क्या करते थे? रेवेन्यू कैलकुलेट करते थे। तो रेवेन्यू कैलकुलेट होगा 20 जुलाई को डिलीवरी के वक्त। तो कितने यूनिट्स हैं? 25, और हर एक यूनिट की कॉस्ट 100,000 है, 2 लाख। ठीक जी, टोटल यहाँ पे बेशक रुपीज इन थाउजेंड्स कर लो, अब एंट्री करेंगे तो जी 5,000। उसके बाद अगली डिलीवरी से पहले मॉडिफिकेशन हो गई है। अब देखना यह है कि इस मॉडिफिकेशन का असर क्या होना है। अगर तो गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं केस 1 और स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो फिर छोड़ो, पर उसी 2 लाख के हिसाब से अगले 25 को भी लो और 30 को जो है वो अगले के हिसाब से लो जो उसका रेट होगा। लेकिन अगर गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट हैं पर स्टैंड अलोन प्राइस नहीं रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो फिर अगली दोनों डिलीवरीज के लिए एवरेज रेट निकालेंगे, एवरेज प्राइस निकालेंगे। ठीक है, रेवेन्यू बुक करने के लिए। और उसने कहा, वो कह दिया उसने
एंट्रीज करते हुए ये वाली लाइन मैंने देखनी है, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी वो क्या कह रहा है, ऑन 7 अगस्त contract was modified and tier ordered additional 30 laptops for 190 each for delivery of these 30 laptops are distinct but do not reflect standalone selling price। ठीक है जी, तो ये do not reflect वाला केस है, तो इसका मतलब आपकी अगली जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कौन सा जी अगला, 15 अगस्त वाला हो, चाहे आपका रेवेन्यू 25 अगस्त वाला हो, आपको ठीक है, आपको 25 लैपटॉप ही डिलीवर करने हैं और यहाँ पे 30 ही करने हैं, लेकिन रेट 2 लाख नहीं होगा, एक एवरेज रेट निकलेगा। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 3 हमने फिर यहाँ करनी, इसके अंदर मैंने कहा था जी एवरेज रेट ले लेना, एवरेज प्राइस, एवरेज रेट, जो भी कह लें। अब टू बी डिलीवर्ड 55 जो है, इन्हीं की बेस पे कहानी चलनी है। ठीक है, तो 25 इनमें से 2 लाख, मैं क्यों एक बार लिखूं, 2 लाख वाले, उसके बाद 30 का 1,90,000 है, नजर आ रहा होगा एंड वालों को, 1,90,000 और 25 जमा 30, तो आंसर आया 19 नहीं 0.55 कैसे हो सकता है, 546। बेटा राउंड कर दो ना, अब रुपीज में है ना ये आंसर, 2 लाख का ना 1 लाख का, 1,94,546 को राउंड कर लो, 46 है, 45 है, 48 है, जो भी है मुझे बता दो, मैं लिख देता हूँ, राउंड कर दो ना, पॉइंट्स में क्या लिखना। ठीक है, अच्छा हाँ, अगर मैं 1000 में चला तो फिर मैं कहता 195 हो गया, या आप कहते नहीं जी 1000 में आप 194.55 करें, देख लेते, अभी तो बस रुपीज़ में लिख रहा हूँ। अब ये है वो रेट, तो यहाँ पे आए, हमने यहाँ पर लिखा ₹194,546, वर्किंग नंबर 3 से आया, ऐसे ही ₹194,546 जी, 4864 देखें जल्दी से ताकि फिर आगे बढ़े। अच्छा जी, अब ले आए इधर तशरीफ, यकम जुलाई पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, RL अनकंडीशनली एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल पेमेंट होगा, फुल पेमेंट अपॉन डिलीवरी ऑफ फर्स्ट 50 लैपटॉप्स, हाउएवर TL पेड फुल अमाउंट ऑन 31 जुलाई। तो पहली डिलीवरी कब हो रही है, बोलो, 20 जुलाई, अच्छा उससे पहले हो रही है, ठीक है, तो 20 जुलाई को ही आपने फिर रिसीवेबल तो पूरे 50 का ही बुक कर लेना है, क्योंकि उसने क्या लिखा है, तो मैंने आपको ये इसीलिए वो अलग से करवाए थे सवाल कि जिस दिन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाए उस दिन रिसीवेबल बुक कर लो। चाहे ये कब होता था, जब नो कैश नो डिलीवरी, कैश भी नहीं है डिलीवरी भी नहीं, तो रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, कैश आया नहीं है, लेकिन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया तो रिसीवेबल बुक करो, और जब डिलीवरी नहीं हुई तो फिर फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक है, तो लेकिन आधे डिलीवर भी तो हो गए, तो हमने रेवेन्यू भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो चलो जी सुकून से काम करते हैं। आ गए जी, कौन सा दिन है जी पहला, 20 जुलाई, तो 20 जुलाई, इसने भी लिखा हुआ एंट्रीज के बगैर नंबर नहीं दूंगा, शरारती किडा जी। 20 जुलाई साल 2022, रिसीवेबल डेबिट अनकंडीशनल राइट टू रिसीव पूरे 50 का एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, कितने के हिसाब से, ₹200,000, तो रिसीवेबल डेबिट कितने से, 1000 में बताना है आप तो जी, 10,000। अब बाकी ये तो डिलीवर हो गए ना, तो रेवेन्यू बुक करोगे, और रेवेन्यू को टेंशन ना लो, निकाल चुके हैं हम वर्किंग 2 में, वो कितना है 5,000, और बाकी को बैलेंसिंग को कहाँ फेंक दो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी।
ठीक है, एक मिनट उधर। अच्छा, उसके बाद अब अगला काम होना तो जाके रेवेन्यू रिकॉर्डिंग वाला 15 अगस्त को है, लेकिन बीच में एक मॉडिफिकेशन आई है, जरा इस दिन देख लें कोई पैसे पूसे तो नहीं दे रहा इससे पहले ही। ओ TL हैज पेड फुल अमाउंट ऑन 31 जुलाई, फुल अमाउंट यानी कि पूरा 10,000 आ गया। ठीक है जी, तो 10,000 कैश डेबिट हो गया किस दिन? 31 जुलाई 2000। जज्बाती हो गया, लैपटॉप ही बड़ा पसंद आया इसको जी। तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, पूरी अमाउंट ही रिसीव होगी, कितनी? पूरा 10,000 रुपीज इन 1000 चल रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्या हुआ? और भाई लायबिलिटी अभी भी पड़ी हुई है, टू डिलीवर बकाया के लायबिलिटी तो पड़ी है ना अभी, बस चलते जाया करो, खुद ब खुद एंट्रीज होती जाएंगी, अपनी बुनियादों को नहीं बस छेड़ना आपने। ठीक है, बुनियाद क्या बनी हुई है? जिस दिन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होगा उस दिन रिसीवल बुक कर लिया, जिस दिन पैसे आ गए वो खत्म कर दिया, रेवेन्यू बुक होना है डिलीवरी के साथ। ये सारी बातें आपको खुद ही गाइड कर लेंगे क्या होना है आगे। ठीक है, अच्छा अब 31 जुलाई को ये हो गया था कि पैसे सारे आ गए। 7 अगस्त को ना जनाब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है। अब इस दिन कुछ करने की जरूरत है, वो मसला भी था ना इसमें। ओ हाँ, तो इस एंट्री के अंदर ही तो फ़र्क आया था। काश कि मैंने वो तस्वीर बना ली होती जिस दिन मैंने भी आपको तीनों सवाल आमने सामने करके दिए थे, वो 3 की पिक्चर और फिर चौथे में आसपास मिटा दिया था, तो दरमियान में इसी दिन वाली एंट्री में मसला आया था। ठीक है, तो एक एंट्री बड़ी बदली थी हमने थोड़ी सी, तो ये देखो ज़रा, इट वॉज एग्रीड दैट TL वुड पे फॉर 29 लैपटॉप्स ओनली इंस्टेड ऑफ 30। ये अगले दिन बात कर रहा है। ठीक है, तो क्यों जी, ऐसा क्यों कर रहा है? दिस डिस्काउंट हैज़ बीन गिवन इन कंपनसेशन ऑफ माइनर डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड इन पिछले 25 डिलीवर्ड ऑन 20 जुलाई। TL सेटल्ड द बैलेंस, वो तो बाद की बात है, ये बाद में देखते हैं। ठीक है जी, तो जो पिछले लैपटॉप्स डिलीवर हुए थे उनमें थोड़े माइनर डिफेक्ट्स आए थे, जिस वजह से अब सिर्फ 29 लैपटॉप्स के पैसे देगा 30 में से, तो इसका मतलब 190 रुपये अब नहीं देगा। अब ये जो 190 रुपये नहीं देने, ये आपने अपने रेवेन्यू में ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो 7 जुलाई किस दिन, 7 अगस्त को उसने फ़ोन किया, उसने कहा भाईजान वो पता है वो लैपटॉप्स के अंदर जो सारे लैपटॉप में ये छोटा सा मसला है, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, नया ऑर्डर 30 का है ना, आप 29 के पैसे दे देना, छोटा सा डिफेक्ट है कोई नहीं, आप थोड़ा सा वो आप प्रोटेक्टर लगवा लेंगे, बस आप थोड़ा सा खर्चा होने आप हो जाएगा काम, थोड़ा सा सफाई करा लें, थोड़ा सा ब्लोअर मरवा लें, कुछ ऐसा काम कर ले, आपको हम थोड़ा सा क्रेडिट दे देते हैं, एक लैपटॉप के पैसे ना दीजिएगा। तो ये तो इसी दिन आप एडजस्टमेंट करो ना, इसी दिन रेवेन्यू को आपने रिवर्स कर लेना है। कितने रुपए से? 190 रुपये से। ये पैसे अब आपको नहीं आने, तो आपने यहां पर कितना रेवेन्यू बुक किया था वो देखो 2 लाख के हिसाब से 5,000। ठीक है, अब आकर उसमें से एडजस्टमेंट करनी पड़ रही, क्योंकि उन्हीं के डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे आप तो रेवेन्यू ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया ना, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देनी पड़ी। एडजस्टमेंट कितनी दे रहे हो? पूरे 2 लाख नहीं दी आपने, कहा 1,90,000 ना देना बस। ठीक है, और सही है, तो 2 लाख कहता ना दो तो 2 लाख से रिवर्स कर देते रेवेन्यू, तो रेवेन्यू तो डेबिट हो गया। अब अगली बात, कैश क्रेडिट करें। हमने उसको कैश नहीं दिया, हमने क्या कहा है, पैसे 29 के दे देना, तो कैश तो क्रेडिट नहीं हुआ। रिसीवेबल क्रेडिट करें, रिसीवेबल किस चीज़ का करें? रिसीवेबल का है का कहाँ से आया? रिसीवेबल तो है ही कोई नहीं, पड़ा ही कोई नहीं है, तो फिर तो जहां पर कुछ ना मिले ले देकर जोर लगा दिया करना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पे। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, मतलब यूँ समझ लो बढ़ गई थोड़ी लायबिलिटी, पैसे आपको कम आएंगे और आपने तो ये बैलेंसिंग, ये मैंने बैलेंसिंग लगा दिया 19। ये एंट्री ने शायद तंग किया हो, मैंने इसीलिए सारा सवाल मैंने करा दूं, और ये भी नहीं, अभी इसको घर ही पहुंचा के आएंगे इंशाल्लाह। अभी 2 सवाल और करते हैं, इसके साथ ही जोड़ दिए मैंने जी। क्या बेटा देखो, उसने क्या कहा, ये एग्री हुआ है कि TL वुड पे फॉर 29 लैपटॉप्स ओनली इंस्टेड ऑफ 30, 30 में से 29 के पैसे देगा। तो ये 30 जो हैं ये 190 वाले हैं ना, उसके तो पैसे वैसे ही पहले सारे आ गए थे। अगर वो कह देता कि उसने 2 लाख नहीं था तो हम 2 लाख से रिवर्स कर देते यार। उसने क्या कहा, नया ऑर्डर है 30 लैपटॉप और दे दो, लेकिन हमने पैसे 29 के देने हैं, तुम्हारे पिछले लैपटॉप में खराबी थी, तो मतलब फिर कितने पैसे नहीं देने उन्होंने? 190 नहीं देने, तो वो 190 की एडजस्टमेंट डाल दी हमने। ठीक है,
उसके बाद क्या है यार, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, बस दोनों रेवेन्यू हैं, तो रेवेन्यू क्रेडिट करते जाओ। चलो करते हैं, रेवेन्यू क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट आया ये 15 अगस्त। मुश्किल सवाल था है ना, टफ, सारा ही सवाल टफ था वैसे। पार्ट बी फिर थोड़ा बेहतर था, पार्ट ए तो उल्टा मुझे लग रहा था टफ था, लेकिन कोई नहीं, इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी इंशाल्लाह। अभी हमने अभी के ये कॉन्सेप्ट ज़रा पक्का हो जाए, पर्चे में आ जाए तो चलो है कि पासिंग मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू आपको पहले से निकाला हुआ है वर्किंग 2 में, ये पहले से आपने निकाल रखा है, तो रेवेन्यू को तो निकालने की जरूरत ही नहीं। कितना है 4864। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को कितने से डेबिट करेंगे? देखिए जी 5000 से क्रेडिट हुआ था और 190 से भी क्रेडिट हुआ था, तो माशाल्लाह 5190 से क्रेडिट पड़ा हुआ है ना, तो फिलहाल तो कम ही डेबिट हो रहा है। क्या ख्याल है, तो कर दें डेबिट, पूरा डेबिट कर दूं मैं। बैलेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 4864। आगे कहता है, ये छोटी सी लाइन जो थी बीच में, फिर जनाब वो कहता है टीएल ने सेटल किया बैलेंस सितंबर 22 में एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और हमारा ईयर कब एंड हो गया? 31 अगस्त पे, यानी कि कुछ पैसे जो बैलेंस बचेगा वो कब सेटल करना है इसने? सितंबर 22 में। इसका मतलब अगली डिलीवरी पर अगला रेवेन्यू बुक कर लेंगे, हमारी डेट आ रही है तो ठीक है, रेवेन्यू बुक करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में बचा पड़ा वो डेबिट करेंगे, बाकी जो बच गया वो कहाँ पे रहेगा? वो कहाँ पे चल जाएगा? रिसीवेबल में। ये देखो किस दिन अगली डिलीवरी आई है? 25 अगस्त पे। एक टफ सवाल जी। अब रेवेन्यू पहले से निकला हुआ है, सारी लड़ाई वहां पे खत्म कर लेते हैं हम। रेवेन्यू कितना? 5836 से रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। उसके बाद जनाब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में क्या बचा पड़ा है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में क्या बचा पड़ा है? देखो इधर, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में 5000 आया था, फिर 190 भी आया था, फिर 4864 निकल गया, 326 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो गई। अब सवाल बैलेंस नहीं हो रहा, 5836 ठीक है, सवाल बैलेंस नहीं हो रहा, तो जी अब बताएं किधर करें डेबिट बैलेंसिंग फिगर? उसने बैलेंस वैसे ही, मतलब पूरे पैसे तो अभी नहीं ना आए हुए, देखो तो सही, अभी उसने पिछले 50 के पैसे दिए थे, अभी इन 29 के पैसे आने हैं, तो जब आएंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा वैसे चलो रिसीवेबल ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ, ज़रा चेक तो करें ज़रा, रिसीवेबल बैलेंसिंग बना दो, कितना है जी? 55, 29 को ज़रा 190 से मल्टीप्लाई करके देखो, सुभान अल्लाह, बेहतरीन हो गया। यानी आप बस अपनी तरतीब से चलते गए और खुद ब खुद काम होता। ऑन यकम जनवरी 22, हमारा ईयर 31 अगस्त 22, RL entered into a contract with Crescent Limited for sale of 10 units of its state-of-the-art 3D printers. The cost and stand-alone price of goods or services, the cost and stand-alone price of goods and services include in, तो ये कॉस्ट भी है यहाँ पर और स्टैंड-अलोन प्राइसेस भी हैं, ठीक है। इन ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर आर एज फॉलोज, यूनिट कॉस्ट है और ये यूनिट प्राइस है, कॉस्ट भी गिवन और स्टैंड अलोन प्राइस कह लें वो भी गिवन। हार्डवेयर और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, कॉस्ट तो इनकी अलग अलग है, लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस इनकी अलग अलग नहीं नज़र आ रही। उसकी वजह क्या है? ये प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर इसके बगैर चल ही नहीं सकता, ये प्रिंटर का हिस्सा है। जैसे आपने IS 38 में भी पढ़ा था कि वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो लैपटॉप के साथ लग कर आ रहा है उसको अलग से इंटेंजिबल में ना डालना, उसको आप PPE में ही जाने दो, वो उसी का ही हिस्सा है, कॉस्ट भी PPE के अंदर। तो ये इसी तरह से ही बात है, ठीक है, अलग है ही नहीं है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन है, ये 350 कॉस्ट पड़ेगी और इसको हम सेल करेंगे 500 का, और मेंटेनेंस 1 ईयर की इसकी कॉस्ट इतनी है और यूनिट प्राइस नहीं अवेलेबल, ठीक है। शायद वो देते ही नहीं होंगे ये सर्विस, किसी और को इनको दे रहे हैं बस, ओके सही है। अच्छा अब
पढ़ो कहानी। RL sells the 3D printer hardware along with software, as hardware cannot be used without printing software. The 3D printer remains functional without software upgrade and maintenance support. 3D printer along with software जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। एज हार्डवेयर जो है वो चल ही नहीं सकता विदाउट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, इसीलिए ये दोनों तो एक ही ऑब्लिगेशन है, इनको कंबाइन कर दो। ये एक पीओ है, ये एक पीओ है। ओके डन, नहीं समझ आई? नेक्स्ट, साथ वाले को देख कर चुप करके कह दे, RL सेल्स सॉफ्टवेयर अपग्रेड अपॉन रिलीज टू ऑल इट्स कस्टमर। सारों को रिलीज जो कर देंगे जब अपग्रेड आएगा, आपको आ जाता है ना, अपडेट आ जाती है, ठीक है। चल अब ये एक अलग पीओ है। However, RL does not provide maintenance support but were against its policy to provide it to। अब कर दिया है तो वादा, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। अब ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वॉज सोल्ड टू CL एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ। अच्छा जी, यानी कि इनको ये क्या पड़ा हुआ है, ये आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस होती थी ना, जो ये वो है मरहूम ट्रांजैक्शन प्राइस। उसके बाद हाँ डिस्काउंटेड प्राइस हो गई ना। आप इनको ज़रा टोटल करो, सॉरी इनको ज़रा टोटल करो, यही दो मिलकर क्या बन रहे हैं, 4100। अभी तो बीच में सर्विसेज की फेयर वैल्यू भी नहीं डाली, तो डिस्काउंट तो लगा ही हुआ है ना, सर्विसेज भी देनी, डिस्काउंट तो दिया ना आपने, 4000 में ये काम कर दिया आपने उनका। अच्छा अब अगली बात, एज पर पेमेंट टर्म्स CL पेड 30% ऑन यकम जनवरी 22 while 50% was paid on time of delivery on यकम मार्च and remaining 20 will be paid in फरवरी 2023। अब at year end 80% work was complete on new version of printing software which is expected to be released in October। अच्छे सवाल है ना ये, देखो कैसे अच्छे अच्छे सवाल है, हैवी सवाल है। चले अच्छा अब मुझे बताएं कि ऑब्लिगेशंस कितनी हैं, 3। कहीं पर मार्कअप मार्जिन गिवन है, कहीं पर नहीं गिवन। अच्छा फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि 3600 और 500 और ये तीसरा जो है ट्रांजैक्शन प्राइस ने क्या बोली है, कितनी है, 4000 है। इसको उठाकर ज़बरदस्ती, मैंने कहा था मजबूरी में इधर ले आओ और बैलेंसिंग इसको कर लो। अब बैलेंसिंग क्या आ रहा है, माइनस, एक चीज़ की कीमत माइनस। ओहो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पार्ट 2 शुरू करना है, बोलो। अब इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी आज रेजिडुअल अप्रोच भी नहीं लग रही है, माजरत के साथ। क्या रेजिडुअल अप्रोच लग रही है, नहीं लग रही है ना। तो फिर अब क्या करेंगे, मेरे ख्याल में तो इनको मिलाकर इस प्राइस पे बेचा या इसको इस प्राइस पर बेचा, तो दोनों में से किसी एक को चेक कर लो, इसका मार्कअप मार्जिन परसेंटेज तो मिल ही जाएगा ना, तो फिर इंशाल्लाह उसको यूज़ कर लेंगे। और क्या करें, ठीक है, ज़रा इसको करें पार्ट 2 में शुरू करते हैं, फिर इसको करें पार्ट 2। जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। चलें जी सवाल शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने ये अर्ज़ किया पार्ट पिछले के एंड पर कि आपको अगर प्रिंटर, आपको सॉफ्टवेयर और आपको मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस, ये 3 ऑब्लिगेशंस आपकी हैं, तो आप इसमें बैलेंसिंग भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि बैलेंसिंग में भी यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब रेजिडुअल अप्रोच भी फेल हो गई। 3 अप्रोचेस हैं, अगर स्टैंड अलोन प्राइस ना हो तो उसको निकालने के लिए 3 अप्रोचेस हैं। 3 तरह से आप ये निकाल सकते हैं, या आप मार्कअप मार्जिन, या आप मार्केट असेसमेंट, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट यूज़ कर लें, या फिर आप रेजिडुअल तो फेल हो गई। अब कहीं मार्केट असेसमेंट तो गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज़ नज़र आई, कॉस्ट और सेल प्राइस गिवन थी। और एक मुझे भी याद आया कि मैंने आपको कंसोलिडेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आप प्रॉफिट को डिवाइड कर दो सेल से तो मार्जिन आता है, प्रॉफिट को डिवाइड कर दो कॉस्ट से तो मार्कअप आता है। कोई एक निकाल लो, चेक करो, बेशक चेक करो, बेशक चेक करो जी बेटा। यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट। अब बताओ जी 1800, पहले थर्डे वाले सोखे वाले देख लो, 350 से 500 पे गया, तो इसका मतलब इसने 150 का प्रॉफिट कमाया है। 150 को डिवाइड कर दो सेल से, कर दो डिवाइड बाय मार्जिन निकालो, डिवाइड बाय 500 कितना आता है, 30%। अच्छा आप इसको कॉस्ट से डिवाइड कर दो तो मार्कअप आ जाएगा, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। लेकिन अब इसके लिए मार्जिन किया तो उसके लिए भी मार्जिन कर लो। ओके अब इधर आओ, 1800 जमा 720 कितना बनता है,
2520 माइनस 3600 करो, 1080 का प्रॉफिट है, आप डिवाइड करो इसको, कॉस्ट से करोगे तो मार्कअप आ जाएगा 3600, 30 ही आया ना, तो कोई एक पकड़ लो। अच्छा, अब आपने तो प्रूव ये कर लिया कि इनका मार्कअप मार्जिन ये है, मतलब इनका परसेंटेज इनकी परसेंटेज जो है ये तो 30% मार्जिन पर ही चलते हैं, ये तो पता लग गया हमें, ठीक है। अब किसी एक को वर्किंग को पर्चे में शो कर देना, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बताया, आपको समझाने के लिए, दोनों नहीं करके बताने आपने, कोई एक बस कर लो। कैलकुलेटर पे आपने कैलकुलेटर पे ज़बानी कलामी इसको देखा, आपको नजर आ गया, आपने कहा हाँ ये तो ठीक है, ये तो 30% मार्जिन है, तो आपने कोई एक अब वर्किंग में शो करके अपनी सबसे पहले ये वाली वर्किंग पूरी करनी है। सवाल तो उसके बाद शुरू होगा ना, कब कंप्यूटर गया, कब प्रिंटर गया, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो अगली बातें हैं। ये आ जाती है जहन में, आ जाती है, ठीक है। और क्या करते हैं, जब आप तरतीब से सवाल करने वाले हो ना, तो ये ज़रूर आती है जहन में, क्योंकि आपको पता है 3 ऑब्लिगेशंस हैं, ये तो समझ आ रही थी ना। आपको ये भी पता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, 4 मिलियन। अब आपने स्टैंड अलोन प्राइस यानी यूनिट प्राइस जब डाली, तो आपकी जो है वो रेजिडुअल अप्रोच क्या होगी, फेल। अब कहीं मार्केट असेसमेंट भी नहीं है, तो अनफॉर्चुनेट होगा बच्चा, वो मतलब अनलकी साबित हो रहा होगा, जिसको ये नहीं क्लिक करेगा। लकी बच्चों को क्लिक हो जाएगा, लेकिन बहरहाल है ट्रिकी थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन हो जाता है। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, तो समझ नहीं आई, ठीक है। लें जी, तो हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं जी, वर्किंग नंबर 1। यहाँ पे मैंने कहा जी प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद दूसरी क्या है जी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, और तीसरा क्या है जी, मेंटेनेंस सर्विसेज। स्टैंड अलोन प्राइस, प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर की यूनिट प्राइस 3600, ये इकट्ठे ही हैं, वैसे ही इकट्ठे हैं। अच्छा देखो, वैसे उसने ऊपर बताया था कि यहाँ बताया था कि 3D प्रिंटर अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर बेचते हैं, क्योंकि ये जो हार्डवेयर है ये सॉफ्टवेयर के बगैर चल ही नहीं सकता। नहीं भी यहाँ से समझ आती तो यहाँ पे उन्होंने निशानी दे दी थी कि देखो ये तो बेचते इकट्ठा ही है। खैर चले, तो 3600, दूसरा क्या है जी 500, और तीसरा नहीं पता। ये नहीं पता तो टोटल भी नहीं पता, ठीक है जी। अगली बात, एलोकेशन करनी है जो ट्रांजैक्शन प्राइस की, तो एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकले तो तब जब स्टैंड अलोन प्राइसेस हो। हाँ ये हमें पता है कि 4000 में चल रहा है ना काम, बोलो 1000 में करना है सवाल, ये चूंकि 1000 में था ना, तो मैंने ये अब 1000 में उठा लिया, यही चलने दो, ठीक है। तो 4000 क्या है ट्रांजैक्शन प्राइस। मैं अगली बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं इसको तो पूरा करूं। मैंने ब्लू मार्कर उठा लिया, लेकिन ब्लू मार्कर अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि स्टैंड अलोन प्राइस मिसिंग है। अब यहां पे आके वो वाला कॉन्सेप्ट याद, ये ऐसे याद करना है आपने कि फलां चीज पढ़ी थी, पूरी बात रिवाइज मतलब दिमाग में चले, अभी प्रैक्टिस करते हो कि जब ये सिचुएशन आई थी तो हमने कहा था 3 मेथड्स हैं। तो ऐसे बच्चों को क्लिक करेगा ना, जिसने देखना है स्टैंड अलोन प्राइस मिसिंग है, उसने कहना है हाँ 3 मेथड्स थे, एडजस्टेड मार्केट, कोई नहीं गिवन सवाल में। अच्छा मार्कअप मार्जिन, वो भी नहीं गिवन, फिलहाल मार्कअप मार्जिन नहीं गिवन। रेजुलर अप्रोच लगाता हूं, चलो उसने आगे कहा चलो रेजुलर अप्रोच लगाता हूं, जैसे ही 4000 यहां पे लिखा, ओह ये भी नहीं लग सकती। अब वो परेशान होकर बैठा, फिर एकदम से उसकी नजर पड़ी कॉस्ट और प्राइस। हाँ कॉस्ट और प्राइस, तो इसका मतलब ये चेक कर लेता हूं। तो हमने जब चेक किया तो सेम ही आ रहा था, 30% मार्जिन है। यहाँ पे आकर मैंने एक वर्किंग छोटी सी की, ठीक है जी, और मैंने कहा जी मार्जिन क्या है जी, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन की कि 350, 500 में से माइनस किया तो कितना आता है, 150 आता है। इसको डिवाइड कर दिया, और ठीक है ये मैंने वर्किंग शो कर दी, इंटू 100 किया। चूंकि डिवाइड सेल से किया इसलिए 30% मार्जिन, और अगर आपने डिवाइड किया होता कॉस्ट से तो फिर जो भी परसेंटेज आती, जो भी आती है वो मार्कअप होती, ठीक है। दोनों ही यूज कर सकते। अब ये मिल गया तो अब मसला कोई नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस सर्विसेज की कॉस्ट तो गिवन है ना, ये भी तो एक निशानी थी ना कि मेंटेनेंस सर्विस की कॉस्ट कम से कम गिवन थी। अब कॉस्ट गिवन होती थी तो मार्कअप मार्जिन ही होता था जिससे हम सेलिंग प्राइस पे जाते थे।
वरना कॉस्ट भी गिवन नहीं होती थी। मार्केट असेसमेंट में देख ले तो सेलिंग प्राइस कंपेटिटर की गिवन होती थी, और रेजुअल अप्रोच के अंदर तो बस कुछ नहीं होता था, तो कर लेते थे। तो कॉस्ट तो कम से कम गिवन थी ना। तो मार्जिन जब निकल आया तो इस 210 को आप सेलिंग प्राइस बना ले, 210। अब ये क्या है? कॉस्ट है, कॉस्ट है। आपने इक्वेशन बनानी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये मार्जिन है 100, तो 30, ये 70, तो डिवाइडेड बाय ये कॉस्ट है 70, जाना है सेल पर 100, आंसर 300। जी करो टोटल जी 4400, और इसके बाद डिस्काउंट तो था, नजर आ रहा है? बोलो जी। एलोकेटेड ट्रांसैक्शन प्राइस 3272 3273 कर ले यार जी। कोई नहीं, एंड में भी राउंड कर दिया करें तो खैर है यार, चल जाता है जी। 27, आप तो 272 बनेगा ना, किसी एक को तो करना नहीं पड़ेगा। देखो अब ठीक है। अब अगली बात शुरू करते हैं, जरा सवाल को फिर ध्यान से पढ़ लें अब, ठीक है। ये तो देखो भाई, ये क्या गंद मारा हुआ है, कहाँ पे लिखूं अब मैं फिर ये सारा कुछ? नहीं अब रहने दो, इधर क्या, नहीं मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात लिखना चाह रहा हूँ। वो क्या लिखना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ, मुझे कुछ डेट्स बतानी है आपने। कैश किस दिन रिसीव हो रहा है, और बल्कि पढ़ते जाओ सवाल, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ऑन यकम जनवरी 22, RL entered into a contract with Crescent for sale of 10 units of its state-of-the-art 3D printers. The cost and channel prices are as follows. अब यहाँ से RD, अच्छा ये तो कहानी बता रहा है, 3D printer remain functional, चलो पढ़ लो। RL sells 3D printers along with software, क्योंकि ये अलग अलग नहीं चल सकते, एक बात। दूसरी बात, 3D printer सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बगैर चल सकता है, मेंटेनेंस सपोर्ट के बगैर भी चल सकता है। ये उन्होंने निशानदेही की आपको कि ये प्रिंटर और सॉफ्टवेयर तो डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन प्रिंटर जमा सॉफ्टवेयर ये डिस्टिंक्ट है ऑन इट्स ओन, इससे फ़ायदा ले सकता है कस्टमर, और अपडेट्स के बगैर ये चल रहा है, ये मेंटेनेंस के बगैर चल रहा है, तो इसका मतलब कस्टमर इससे अलग से फ़ायदा ले सकता है। कोई लोग होते हैं अपडेट करते नहीं अपने कंप्यूटर को, नहीं करते, अपने मोबाइल को चली जा रहा है, ठीक है, तो फ़ायदा तो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑन इट्स ओन तो ये डिस्टिंक्ट हैं ही। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये उन दो में से कोई एक है? तीसरा मैंने वैसे ही अलग कर दिया, क्या ये उन दो में से कोई एक है? क्या ये तीनों इनपुट्स मिल गए कंबाइन आउटपुट बन रहा है? नहीं, प्रिंटर ठीक है, एक चीज है, और फिर सॉफ्टवेयर अलग है, अपडेट अलग है, ठीक है। अच्छा अगली बात, क्या ये इनपुट जो है ये सिग्निफिकेंटली, अब मैं सिग्निफिकेंट का लफ्ज ही बोल रहा हूं, छोटी मोटी मॉडिफिकेशन नहीं, सिग्निफिकेंट होती है ये, ठीक है। ये इनपुट सिग्निफिकेंटली आपके आउटपुट को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्टिंक्ट ही है, ये ऑन इट्स ओन भी डिस्टिंक्ट है। तीनों चीजें मैंने पहले इसी डिसाइड कर ली, मैंने ये देखो पीओ 3 ही बनाई है, डिस्टिंक्ट थी तो ये अलग अलग पीओ, और फिर एलोकेट की हर पीओ के ऊपर ट्रांजैक्शन प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग है, और इन और जो है वो ऑन इट्स ओन भी ये डिस्टिंक्ट हैं, ओके। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वॉज सोल्ड टू सीएल ऑन एन ओवरऑल डिस्काउंटेड, ठीक है जी। टोटल 10 हैं, 10 वाला काम एंड पे ही करेंगे। आपको पता है जब भी हम करें ना ऐसा काम, जब भी हो, तो आपको पता है अब तो ये तीसरा चौथा सवाल बन रहा है, हम एक पैकेज, एक मोबाइल, एक प्रिंटर का काम कर लेंगे, फिर एंड पे देखेंगे टोटल कितने थे, वरना फिर काबू नहीं आता। ये आसान है, ठीक है। अच्छा यहां भी उसने ईच यूनिट का ही कहा हुआ है। अब कहता है जी, एज पर पेमेंट टर्म्स सीएल पेड 30% ऑन यकम जनवरी, तो कैश रिसीव हुआ 30% यकम जनवरी 2022 है। बोलो तो, अब तो मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं, अब क्या हुआ? तो कैश कितने % रिसीव हो जाएगा यहां पर? ठीक है, तो 40 का यानी 4000 का 30% इस दिन रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आया कहता है
वाइल 50 वॉज पेड एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रिंटर्स ऑन यक्कम। इससे यहाँ से पता लगा हमें कि यक्कम मार्च को क्या होना है, यक्कम मार्च को बकाया कैश भी रिसीव करेगा सेलर। कितना कैश प्लस गुड्स भी डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग फिर कोई बात नहीं, वो पेएबल आ जाएगा, कोई मसला नहीं, वो पेएबल है, ठीक है, पेएबल पड़ा रहेगा तो देख लेंगे। ओ सॉरी रिसीवेबल। अच्छा उसके बाद तीसरी चीज, रिमेनिंग 20% विल बी पेड इन फरवरी अगले साल जाके। नेक्स्ट, एट ईयर एंड 80% वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन न्यू वर्जन ऑफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन। सॉफ्टवेयर भी बना ही नहीं, अगर बना नहीं तो क्या वो सॉफ्टवेयर अपडेट जो है, न्यू वर्जन ऑफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, ये अपडेट ही है ना, न्यू वर्जन अपडेट ही है ना। अब मुझे बताओ, ये अगर भी बना ही नहीं तो क्या ये आपने डिलीवर कर दिया होगा कस्टमर को? इसका मतलब ईयर एंड तक ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। 80% काम हो गया तो क्या करें? क्या ये पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये सॉफ्टवेयर ओवर टाइम आपको कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है? अभी तो बन रहा है उनके अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, बनेगा फिर लॉन्च होगा तो सबको ही मिल जाएगा। तो फिर इसका मतलब एट अ पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है और वो टाइम अभी आया नहीं है। तो इसका मतलब 80% कॉस्ट इनकर हो चुकी होगी तो उसको इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट करके रख लेंगे। अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट का, ना ही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी। ये सारी कहानियां समझ आई हैं? तो इसका मतलब एक बस और चीज आ जाएगी यहां पर, वो क्या है? कैसा सवाल है? इसलिए मैंने कहा ऊपर वाला खुद कर लो, वो आसान था, ये मुश्किल था ज़रा, ठीक है जी जी कोई बात नहीं, अभी सेट हो जाएगा। अब एक काम हो गया, वो क्या है जी? देखो मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विसेज तो आपने देना शुरू कर दी होंगी ना, 1 साल के लिए देने का वादा किया था, तो ये यकम मार्च से डिलीवर होगी जब गुड्स, तो फिर उस दिन से मार्च अप्रैल मई जून, कितने मंथ्स? जुलाई अगस्त, यार एक तो साल ही बड़ा अजीब है, जुलाई अगस्त कितने महीने की सर्विसेज दे ली? 6 महीने की, ठीक है। तो आप जब 31 अगस्त ईयर एंड पर आएंगे तो आपने मेंटेनेंस सर्विसेज कितनी दे ली होंगी? मेंटेनेंस सर्विसेज कितनी दे ली होंगी? 6 मंथ्स की। तो ये भी लिख लो, बस ये मेरा सवाल है, ठीक है जी। ये सवाल सारा खत्म हो गया, बस कहानी खत्म हो गई और सही है। अब तो बस एंट्रीज करना बाकी है, आपके सामने है सब कुछ। नहीं समझ आई? चलो फिर फटाफट एंट्रीज करवाओ मुझे। कैश रिसीव्ड की एंट्री करो जी सबसे पहले, एक की बाद में आप 10 से मल्टीप्लाई भी कर देना, ठीक है। ये 30% 50% इसीलिए किया है। तो यकम जनवरी पर कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2 जी। यकम जनवरी 2022 है ना जी। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 1200 नहीं, मैं यहां पे लिखूंगा कितने, एक की कीमत 4000 थी, 10 मंगवाए। अब जो भी आंसर आता है उसका सिर्फ लिखना ले यार, वैसे कहीं काम ही आ जाता है। कितना बनता है जी टोटल? 40,000। ये 40,000 का 30% आपने रिसीव कर लिया, बोलो 12,000। ऊपर रुपीज इन 1000 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। तो 12,000 कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एल रुपीज इन 1000। कसमें डांगा काट लिया करो मेरे पास जी। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अब मैंने इसीलिए वो डेट्स डाल दी। अब मेरा सवाल पढ़ते हुए सवाल हल हो चुका है, बस अल्लाह खैर करें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज यकम मार्च। यकम मार्च में आपकी गुड्स डिलीवर होगी, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे कितने प्रिंटर्स का? किसका? सॉरी किसका? प्रिंटर्स का। बाकी दोनों चीजों में से एक आहिस्ता आहिस्ता इस दिन से ऑनवर्ड्स, और एक तो अभी बनी नहीं तो सिरे से डिलीवर होनी काम। सिर्फ प्रिंटर का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस अब एलोकेटेड है 3273, ठीक है। अब वापस इधर आए जी। तो यकम मार्च को आपने रेवेन्यू बुक करना है पूरे 10 प्रिंटर्स का, 33 पता नहीं जितना 32 जो भी है वो जो निकला हुआ, ठीक है, उस हिसाब से। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को आपने डेबिट करना है।
साथ में कैश भी, ठीक है। बाकी जो बैलेंसिंग है ना उसका फिर देखते हैं, उसको रिसीवल में फेंक देंगे, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। इधर देखें जी, बड़े सुकून से किस दिन आए जी, यकम मार्च 2022 पर मुझे बताइए आपको कैश कितना रिसीव हुआ है मजीद, कितना, 40,000 तो निकाल लिया था ना ऊपर, उसका कितने परसेंट रिसीव हो गया मजीद, 50%। क्या आंसर आता है, 20,000 बोलेंगे तो मैं लिखूंगा वरना आप सो जाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो रिकॉर्ड की हुई थी वो भी आप डेबिट कर दें, कितनी, अच्छा एक लाइन छोड़ दे वैसे बीच में, मेहरबानी आपकी, और रेवेन्यू भी क्रेडिट कर लें वरना खाली रह जाएगी। और अब रेवेन्यू में आप आए तो आपने कहा 10 लैपटॉप, हर एक 3273 का समझो इनटू 10 लैपटॉप, जी बोलो 3273। अब अगर तो ये बराबर है तो शुक्र है, 730 किधर आ रहा है, डेबिट साइड पे ना। अभी देखो क्या आपको जितना रिसीव होना था वो रिसीव हो गया, नहीं ना हुआ, रिसीवल है ना। तो ये हुआ क्या है, अब आपने लैपटॉप ये क्या प्रिंटर भी ट्रांसफ़र कर दिए, और जो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट की थी वो तो आपने अपने अपने इस स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पर एलोकेटेड निकाली हुई है ना। इसका कस्टमर को तो पता नहीं है, कस्टमर ने तो अपने हिसाब से अभी तक तकरीबन 80% पेमेंट की है, तो उसने तो पेमेंट अपनी प्रिंटर्स के हिसाब से 4,000 के हिसाब से पे किया हुआ है। अब इसमें एलोकेशन की वजह से कितना ज़्यादा या कम जो चार्ज हो गया है फॉर द टाइम बीइंग कंप्यूटर को, रिसीट के हिसाब से तो है नहीं ना, उसके सामने तो ये सारी कहानी नहीं है। आपने अगर कस्टमर को ये बताया तो वो पागल हो जाएगा, जैसे इस वक्त आप हुए बैठे हैं ऑलमोस्ट। आपने कस्टमर को बताया तो पागल हो जाएगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये तो उसको नहीं पता, उसको तो सिर्फ ये पता है कि एक प्रिंटर कितने का, 4,000 का। तो 10 प्रिंटर्स आए हैं तो 30% पहले दिए थे, 80% और देना है। अब ये तो प्रिंटर के वो जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उस हिसाब से रिसीव हो रहा है, लेकिन हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया अपने हिसाब से। तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है तो अभी पैसे आने बाकी है ना, वो उसी से ही रिसीवेबल होगा। शायद थोड़े से मतलब हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन के हिसाब से देखें तो शायद हमने थोड़ा सा ज्यादा उसको ट्रांसफर कर दिया हुआ है ऑलरेडी, चाहे वो प्रिंटर की मद में चला गया, बाद में इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बैलेंसिंग लेना है हमेशा ऐसी एंट्री के अंदर, रिसीवेबल कितना जी, 730, ये फिर खत्म हो जाएगा जब एंड होगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। यहां तक कोई मसला है तो बताएं, आप देख लें जरा इसको, देखें ना, ये बात समझिए। आप जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्या आप इस बेस पे कर रहे हैं कि कितना कैश आया है, आपने अपना स्टैंडर्ड अप्लाई किया, पूरा कहानी निकाल के सारी आपने एलोकेट किया ट्रांजैक्शन प्राइस को और उस हिस्से से आपने रिकॉर्ड किया। अब शायद वो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, अभी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। कैश जितना आया है, असल में हुआ क्या है, असल में हमने जो प्रिंटर दिए हैं ना, देखा जाए तो उनकी कीमत अभी जो है वो पूरी तरह रिसीव नहीं हुई है। हमने समझो चीज़ ज़्यादा की दी है, अभी कुछ पैसे बाकी हैं आने, जो आ जाएंगे इंशाल्लाह। 20% जब पैसे आने तो उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए क्या कर लिया मैंने, इसको रिसीवेबल बुक। मैंने नहीं अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना कैश की बेस पर। मेरा रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड होना है, मेरे IFRS 15 के रूल के मुताबिक। मैंने उस हिसाब से डिलीवरी के दिन एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस की बेस पर इसको रिकॉर्ड किया। जो पहले आए थे वो भी खत्म किया, जो मजीद आ गए वो भी यहां पे डाले। फिर भी नजर आ रहा है कि जो मैंने सर्विसेज या गुड्स दी हैं अभी उनके पैसे नहीं आए हैं, तो बाकी फिर आएबल है, आएबल तो रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गया। समझ आई कुछ अच्छा जी, फिर देखेंगे आएगा कभी कल या परसों में, अभी तो नहीं है। अच्छा जी चलें आगे, हाँ, इसको देख लेना, इसको तो देख लें। अच्छा जी, अब उसके बाद भाई क्या हुआ, 31 अगस्त पे मेंटेनेंस सर्विसेज आपने दे ली हैं, ठीक है। तो 31 अगस्त पे ईयर एंड आ गया। 31 अगस्त 2022 पर सर्विसेज का रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। ये रेवेन्यू सर्विसेज का है। नींद उड़ाई ना इसने आगे, और मजीद आई है। अच्छा
जी सर्विसेज का रेवेन्यू टोटल कितना है 272। अब यकम मार्च को प्रिंटर डिलीवर किए थे और उससे ऑनवर्ड साल के हमने सर्विसेज का वादा किया, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कितने मंथ्स 6/12 जी 130। अब ये क्या पैसे आ गए नहीं आए ना, लेकिन आपने सर्विस तो दे ली, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए कैश का आना जरूरी नहीं है, आएबल है आ जाएगा रिसीवेबल जी जी हाँ आई एम सारी इंटू 10 इंटू 6/12 जी 1360 ठीक है। तो इतना वड्डा रेवेन्यू फॉर सर्विसेज लिखोगे तो एनजी होएगा कंजूसी नाल लिखो, बेहतरीन अपना कंजूसी नाल लिखो सर्विसेज और इतने लिखो 272 इंटू 10, अब इक्वल नहीं लिखता मैं इतनी जगह नहीं, इंटू 6/12 डन जी और सही है। अच्छा अब जरा रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या कहता है वो, क्या कहता है, कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईयर 31 दिसंबर अगस्त इन अकॉर्डेंस विद IFRS, ठीक है जी। अच्छा अब एक मामला और है, ये छोटा सा मामला जो है, एट ईयर एंड 80% ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन न्यू वर्जन ऑफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन अगला साल। अब देखो टोटल इस पर 350 एक यूनिट पर कह लें तो 350 कॉस्ट लगनी थी, उसमें से कितनी कॉस्ट लग चुकी 80%, ठीक है। तो इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट और कैश क्रेडिट हम कर सकते हैं, बोलो 31 अगस्त पर इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। इधर देखो बच्चों, एक सॉफ्टवेयर अपडेट पर कितना खर्चा आना है 500 है, अच्छा 500, मैं पता नहीं क्या उठाई फिर था जी, 500 रुपये खर्चा आना है, बोलो इसमें से कितना खर्च, लेकिन ये कितने सॉरी कॉस्ट फिर इधर ही है ना, ये देखो सही किया था मैंने, कितना है ये कितना है, इसका जरा गोलदरा हटा के देखो कितना है 350 है, तो 350 रुपये की टोटल कॉस्ट है जिसमें से 80% लग चुकी होगी, ठीक है। तो पहले तो 350 को इंटू 10 कर लो, एक प्रिंटर की एक अपडेट है, क्या ख्याल है, देखो ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड नेक्स्ट वर्जन का है, ये हर एक को आपने देना है बच्चों, ठीक है। तो 350 एक की है कॉस्ट, एक पर कितनी कॉस्ट, यानी वो अपग्रेड जो है जाहिर सी बात है अब कोई ना कोई सिस्टम है, वो बंदे बैठे हुए हैं, उनकी कॉस्ट आती होगी ना, एक अपडेट आपको कितने की पड़ रही है 350 की, तो आपने तो ये 10 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो 350 इंटू 10, हर चीज इंटू 10 कर रहे हो, तो इसको क्या तकलीफ हो रही है, ये भी इंटू 10 कराया, ये भी फिर एक ही कर लो, क्या हो गया, अपडेट 350 इंटू 10, लेकिन 80% अभी काम हुआ है, बोलो 28। तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और ये हो गया ना। अब उसके बाद सुनो इधर, अगर मिसाल के तौर पे कल को 20% और खर्चा होता है, वो इसमें भी ऐड होता है, और उसके बाद फिर ये लॉन्च हो जाता है, तो हम फिर उसकी एंट्री करेंगे कैश डेबिट रेवेन्यू और सॉफ्टवेयर अपग्रेड क्रेडिट 455 इंटू 10 करके, और जो इन्वेंट्री में आ चुका होगा उसकी एंट्री अब करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है, सही है। सेक्शन 13 का पार्ट 2 मैंने आपको करवाया था, इसके अंदर उसने हमें कहा था प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद IFRS, और इसमें सिर्फ हमने सेल की रेवेन्यू की एंट्रीज की थी, जबकि कॉस्ट भी गिवन थी, ठीक है। ICAP ने भी इनफैक्ट सिर्फ यही एंट्रीज की थी, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर कॉस्ट गिवन हो, कल मैं करने लगा था, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, जो चल रहा है वो करते रहे, फिर बाद में देखते हैं। तो अगर कॉस्ट सवाल के अंदर गिवन हो तो मैंने आपको कहा था आप कॉस्ट की एंट्री भी, जो एंट्रीज मुमकिन हो वो तो कर लें, तो अब मैं ज़बरदस्ती करके ये एंट्रीज करवाता हूँ आपको। सोल्यूशन पे इसलिए आ गया हूँ माजरत के साथ, क्योंकि बोर्ड के ऊपर सोल्यूशन था, ये सब कुछ उस पर हुआ था। ये हमने सबसे पहले वर्किंग की थी एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, फिर अपग्रेड, और फिर मेंटेनेंस सपोर्ट थी, इसको एलोकेट किया था हमने और ये मार्जिन निकाला था, इसमें कोई मसला
उसके बाद हमने इसको यूज़ करते हुए ये एंट्रीज पास की थी। 30% एडवांस हमें कस्टमर ने पहले दे दिया था, ये हमने लायबिलिटी बना लिया था। उसके बाद जब मार्च को डिलीवरी हुई थी तो हमने रेवेन्यू 10 लैपटॉप्स का बुक किया, लायबिलिटी को भी ख़त्म किया, बैंक में मज़ीद पैसे भी लेकर आए, लेकिन फिर भी कुछ रिसीवेबल रह गया था। मैंने कहा था चलो बैलेंसिंग को रिसीवेबल डाल दो, और फिर 31 अगस्त को मज़ीद ये 31 अगस्त को अब ये रिसीवेबल है, ये आ जाएगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे आपको पैसे जो है वो बाकी मिलेंगे अगले साल के अंदर, ये सारा कुछ रिसीव हो जाएगा। लेकिन ये एंड पर आकर आपने सर्विसेज दे ली थी 6 महीने की, उसका रेवेन्यू हमने बुक किया था। नहीं किया था हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेड के रेवेन्यू को बुक, क्योंकि ये कोई ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं थी कि ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही होती। अभी वो बना ही नहीं था, बना नहीं था तो डिलीवर नहीं हुआ था, डिलीवर नहीं हुआ तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं होना था। बहरहाल ये एंट्रीज आई के अपने की थी, लेकिन हम इसमें अब फिट करने लगे हैं कॉस्ट वाली एंट्रीज भी, ठीक है। तो यहाँ पे करके ऐसे ये एंट्रीज, ये मैंने यहाँ पे निशान इसलिए लगाया कि पहले आपने रेवेन्यू की एंट्री करनी होती है, उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की एंट्री करेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की एंट्री तो आपको पता ही है क्या होती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन इन्वेंट्री को पहले खरीदने की या बनाने की कॉस्ट भी तो होती है, तो वो एंट्री भी होनी चाहिए, इन्वेंट्री डेबिट कैश या पेबल जो भी हो वो क्रेडिट। अब ये एंट्री करनी थी कौन से वाले रेवेन्यू की, प्रिंटर वाले रेवेन्यू। प्रिंटर का रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ तो प्रिंटर की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी है, तो वो कॉस्ट कहाँ पे पड़ी हुई है, वो कॉस्ट हमें सवाल से मिलेगी, और कॉस्ट ये थी 1800 जमा 720 कितना बनता है, 1800 जमा 720 कितना बनता है 2500। ये 2520 रुपये की कॉस्ट जो है, ज़रा गंद कट करिए, ये 2520 रुपये की कॉस्ट आपको एक प्रिंटर को बनाने पर लगी, तो 10 प्रिंटर्स को बनाने की कॉस्ट कितनी आई होगी 25,000। ये 25,200 आपने बनाया या खरीदा, पहले आपने इसको इन्वेंट्री डेबिट करके कैश क्रेडिट कर लिया, और फिर ये तो जब बनाया होगा खरीदा होगा, पता नहीं उसकी डेट का मुझे नहीं पता, ये एंट्री आपने कर ली 25,200 से 25201 की कॉस्ट है, इंटू 10 किया आपने, इधर ही ना लिख दें ऐसे 25 इंटू 10, ये वर्क इन प्रोसेस नहीं, इन्वेंट्री तैयार हो गई थी, ठीक है। तो ये जनाब 25,200 से इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट हुआ, पता नहीं किस डेट को, मुझे नहीं पता इसकी डेट क्या थी, लेकिन ये जो अगली एंट्री है, इस एंट्री का आपको पता है कि ये आपने किस दिन करनी है। ये एंट्री किस दिन हुई होगी, बोलो जी, ये एंट्री किस दिन करनी है, ये 1 मार्च को जब आपने प्रिंटर्स डिलीवर किए तो प्रिंटर्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, तो साथ ही उनकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो जाएगी। किस दिन जी, 1 मार्च, ठीक है जी, और सही है। तो साल कौन सा ये भी बता ही दो, 1 मार्च 2022। तो आई वुड सजेस्ट कर दिया करें एंट्री, अच्छा होता है। तो ये आपकी यहाँ पर एंट्रीज हुई जाकर, ये एक एंट्री इन्वेंट्री खरीदने या बनाने की, और दूसरी एंट्री आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के बुक करने की। एक की डेट का नहीं पता, दूसरी की डेट का पता है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में ये सारे का सारा, क्योंकि सारी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, सारे प्रिंटर्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, तो सारे प्रिंटर्स की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया आपने। ठीक हो गया, सही है, ये ऐसे ही ठीक है वैसे, बट डेट का आपको पता है। डन। अच्छा, ऐसे ही आपने एक एंट्री यहाँ पे भी कर लेनी है। ये एंट्री है इन्वेंट्री कितने की आपने, मतलब इन्वेंट्री जाहिर सी बात है आपने सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए आपको उस सर्विस देने के लिए मटेरियल भी चाहिए होता है, लेबर भी, ओवरहेड, जो भी चीज़ आपको सर्विस के लिए दरकार होगी वो आपने कहीं ना कहीं से प्रोक्योर तो करनी है। भाई मेंटेनेंस सर्विस देनी है तो कोई बंदे तो होंगे ना जिनको तनख्वाह पे रखा होगा, फिर वो जो मेंटेनेंस करने जाएंगे तो कोई ना कोई मटेरियल वगैरह तो लगाते भी होंगे ना, तो वही उसकी कॉस्ट है। लेकिन वो कॉस्ट हमें अब तक लग कितनी चुकी है वो नहीं पता। मुझे इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री का नहीं पता। आप अज्यूम कर सकते हैं कि जितनी आपने सर्विसेज दे ली उतनी इन्वेंट्री की कॉस्ट लग गई, लेकिन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट तो कर सकते हैं हम। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट
इन्वेंट्री क्रेडिट, और यहाँ पे आप कहोगे जी 210 रुपये कॉस्ट थी एक साल की सर्विस देने की। ये ऊपर क्या लिखा हुआ था, एक प्रिंटर के यूनिट। तो 210 अगर एक प्रिंटर की मेंटेनेंस की एक साल की कॉस्ट है, ठीक है, तो इसको भी टोटल कर लेते हैं। 210 नीचे लिख लेते हैं यार, रश पे आ जाना। 210 इंटू 10 क्या आता है, ये टोटल कॉस्ट बनती है, जिसमें से अब जितना आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया था 6/12, तो सेम वही फ्रैक्शन आप लगाया करते हैं, तो 6/12 इसको भी कर दें। आंसर इज जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इन्वेंट्री कितनी अभी तक आप ये एंट्री कितने से कर चुके हैं, मुझे नहीं पता। उसकी वजह ये है, हो सकता है हमने तनख्वाहें दे दी हो सकता है हमने अभी ना दी हो सकता है हमने सारी इन्वेंट्री मंगवा कर रख ली हो, जो मटेरियल वगैरह चाहिए हमें मेंटेन, हो सकता है अभी कोई साथ साथ मंगवाते हो, तो मुझे नहीं पता। इसका मुझे क्यों पता था कि जो प्रिंटर्स थे वो सारे के सारे डिलीवर हो गए, तो बने या खरीदे तो तभी डिलीवर हुए ना, बनाते हैं मेरे ख्याल में, तो बना लिए तभी डिलीवर किए ना, ये तो सारी कॉस्ट आपकी इनकर हो चुकी थी। इसमें से कितनी कॉस्ट इनकर हुई है अभी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस एंट्री को कहीं मतलब अगर खाम खा करनी तो यही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद तीसरी एंट्री जो मैंने अलग से कर भी दी थी वो क्या थी, सॉफ्टवेयर बन तो गया है, उसका रेवेन्यू बुक नहीं हुआ, लेकिन वो हमने कहा था कि वो इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो भी नहीं ना की हुई आई के अपने एंट्री, देख लो, तो वो भी कर लेते हैं। तो मैं ज़रा यूँ कर लेता हूँ थोड़ा सा कि मैंने जनाब कहा कि एक आपने एंट्री इस रेवेन्यू को जो बुक किया है ना आपने, तो उसके बाद आपने एक एंट्री यहाँ पे कर लेनी, उसके बाद ये जो रेवेन्यू बुक किया है इसकी एंट्री भी आपने यहाँ पे कर लेनी है, और उसके बाद एक रेवेन्यू आपने सिरे से बुक ही नहीं किया क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट अभी तैयार ही नहीं हुई थी, तो इसलिए आपने रेवेन्यू बुक नहीं किया था, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बुक नहीं की। लेकिन मैंने आपको एक एंट्री करवा दी थी कि आपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करके कैश क्रेडिट कर लेना है। आपने कहना है जी एक सॉफ्टवेयर को बनाने की कॉस्ट थी, मैं अपग्रेड को बनाने की कॉस्ट 350 थी, तो 10 की कितनी बनी 3500, और अभी इसमें से कितना काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये आप वर्किंग प्रोसेस में डालो जी, ये मैंने एंट्री आपको करवा दी, ठीक है। अब चूंकि ये पहली एंट्री हो गई, ठीक है, ऐसे ये पहली एंट्री होगी, ये पहली एंट्री, ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, पहली एंट्री दूसरी एंट्री, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री कोई नहीं। करनी भी चाहो तो क्या एंट्री करोगे आप, लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से जीरो से, क्योंकि कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कोई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं होनी, ठीक है। लिखनी है तो लिख लो, मैंने नंबर नहीं लगाया स्पेसिफिकली, तो ये एंट्री साथ नोट कर लें। On 1st April 22, FL entered to account beta to sell 3 fishing boats for 50 million per boat. The amount was received on 1st April. इसका मतलब 1st April को ये एंट्री होनी है। रिक्वायर्ड क्या है, अच्छा जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है, चलो ये अच्छा हो गया। तो 1st April पर आपने 1st April 22 पर आपने जी कैश रिसीव कर लिया, कितनी बोटों का, कितने रुपए, तो कितना कैश आ गया 150, लेकिन हाँ जी, लेकिन वो बोट्स डिलीवर हुई हैं वो 1 मई को जाके हुए, तो इस दिन ये क्या बन गया फिर, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 150, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अगला इवेंट 1 मई को होगा जब बोट्स डिलीवर होंगी, तो जिस दिन बोट्स डिलीवर हो रही हैं उस दिन ये रेवेन्यू बुक करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करेगा, 1 मिनट ज़रा रुक जाना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करेगा कितने से 1 मिनट सारी ना करें, सारी पहले से पड़ा हुआ तो ना करें, फिर ऐसे दोबारा बनाना ही है। वो क्या कह रहा था, कहता है कि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर 6 महीनों में
अगर मोर देन 6 बोट्स बिफोर 31 दिसंबर वो ख़रीद लेता है तो रिट्रोस्पेक्टिवली 48 मिलियन पर बोट की प्राइस आएगी, और इंसेप्शन पे एफएल एक्सपेक्ट कर रहा है कि बीएल विल मीट। इसका मतलब जिस दिन वो रेवेन्यू बुक करने की बारी आएगी तो रेवेन्यू को पहले बुक करो, तो रेवेन्यू बुक करेगा 3 × 48 कितना, तो फिर यहाँ पे बैलेंसिंग डाल दो, कोई मसला नहीं। 144 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद जनाब हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर ना। आगे वो कहता है ऑन यकम नवंबर बीएल ने 2 और एडिशनल बोटें खरीद ली उसी सेम प्राइस पर, ठीक है, और जिसकी पेमेंट उसने नहीं की वो जनवरी में जाके हो रही है, ठीक है। अब पहले तो आपने वही काम कर लेना, चलते जा रहे हैं आप, ठीक है। तो यकम नवंबर को आपने यकम नवंबर को रिसीवेबल बुक किया, रिसीवेबल डेबिट, और आज तो बोट्स भी चली गई ना, और बोलो रेवेन्यू क्रेडिट। अब एक्सपेक्टेशन तो वही चल रही है ना अभी तक, 2 मजीद बोट्स कितने पे, तो बताओ जी 96। हाँ पूरा ही आएगा, अभी तो वो मामला हुआ नहीं ना। तो 2 बोट्स का 50, 100 लिख लें जी, 100 और 96 और बाकी आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, बैलेंसिंग निकाल लो बस, ठीक है 4। और उसके बाद जनाब और वो दिन आ गया जिसका आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। डिस्पाइट एफएल्स एक्सपेक्टेशन, हमारी तो उम्मीद थी कि वो आएगा, लेकिन नो फर्दर ऑर्डर वॉज प्लेस्ड टिल 31 दिसंबर 22, और इसी दिन तक का तो कहा था कि 31 दिसंबर 22 तक अगर तुम मोर देन 6 बोट्स खरीदोगे तो 48 करेंगे, और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो कर लेगा, इसलिए हमने 48 पे रेवेन्यू बुक किया था। तो 31 दिसंबर आ गया, उसका ऑर्डर नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो आपने लायबिलिटी बनाई थी आज तक बस आप वो ख़त्म करके उसको रेवेन्यू बुक कर लो, और नया कुछ नहीं आना। यानी कि वो आपने जो पहली सेल के ऊपर 6 बाकी बचा पड़ा है उसमें, वो भी बता दो 6 बाकी वहाँ बचा पड़ा है, और 4 ये 10 का जो रेवेन्यू आपने बुक नहीं किया था 31 दिसंबर बुक कर ले। अब कौन सी लायबिलिटी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2022 पर आप बड़े ही हैवी हार्ट के साथ, बड़े ही दुख के साथ और अफसोस के साथ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, ठीक है, और रेवेन्यू को आज क्रेडिट कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर लें आप, आपने 150 पे लायबिलिटी को स्टैंड किया था, ये तो ब्रैकेट में भी आ जाएगा, ठहरो 150 पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हुई थी, ये इसको डेबिट किया तो ये अब कितने पे रह गई, 6 पे। ये ऐसे देखो 150 से क्रेडिट हुआ था 140 से, चलो ऐसे ही लिख लो 150 माइनस 144, उसके बाद फिर +4, तो ये कितना बना, ये 10 से अब लायबिलिटी ख़त्म करके आज इसको क्या कर दो, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अब ये होना चाहिए था, और उसने कहा है कि यही बताओ कि क्या होना चाहिए था, तो हमने उसको बता दिया कि ये, तो यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा अब ना थोड़ा सा बात इसको वैसे बढ़ा लेते हैं, मतलब चलो ठीक है, सवाल तो हमारा हो गया, ठीक है ना, सवाल तो हमारा हो गया ना, ठीक है, वो मसला यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे ले आओ, अज्यूम करते हैं कि कैश जो है, बल्कि ठहरो, ठीक है, अज्यूम दैट customer has placed order of 2 more boats, ज़रा प्रैक्टिस हो जाए दूसरे वाली भी, 2 more boats on 28 दिसंबर। 2 दिन पहले हम बड़े दुखी फिर रहे थे कि आ गई कस्टमर की कॉल, तो 28 दिसंबर 2022 है, उस दिन उसने 2 मज़ीद बोट्स का ऑर्डर दे दिया और इनको डिलीवर भी करा दो। हम तो इंतज़ार में थे, हमने तो बोट्स को ट्राले के ऊपर लोड भी किया हुआ था, क्योंकि हमें पता था 31 करीब आ गई है, किसी वक्त वो कह सकता है कहीं देर ही ना हो जाए, हमने रेवेन्यू बुक करना था गुड्स डिलीवर का, तो हमने ट्राले के ऊपर बोट्स को रखा हुआ था। जैसे ही उसका फ़ोन आया हमने कहा भाईजान आप फ़ोन बंद करें, दरवाज़ा खोलें, बाहर बोट्स। तो 28 दिसंबर में ये बोट्स का ऑर्डर रिसीव हुआ एंड दीज आर डिलीवर्ड ऑन द सेम डेट। अगर ऐसा होता तो सिर्फ
पहली एंट्री सिर्फ आखिरी एंट्री ये ना होती, ये बदल जाती। नवंबर 1 नवंबर तक तो मामला वही रहना था ना, तो फिर क्या होना था जी, बताओ जरा। 28 दिसंबर 2022 पर आप एंट्री करते, हाँ जी, 2 नया। अब बिल भी आपने साथ ही भेजना है, वो ट्राले वाले के हाथ में देकर कि भाई ये भाई को पकड़ा देना, कस्टमर को पकड़ा देना, ठीक है। तो आपने वो बिल बनाकर भेजा होगा, लेकिन अब आपने वो बिल बनाकर भेजा ही किससे होगा, 48 के हिसाब से, ठीक है। पहले रिसीवेबल लिख रहे थे, अब डेटर लिख दिया, हद हो गई यार। तो रिसीवेबल आपने बिल कितने का बनाकर भेजा, 48 रुपये के हिसाब से। ये आपने उसी को दे भेजा था, ट्राले वाले को, यार इन 2 बोर्ड्स का, क्योंकि अब आपने उसको कहा हुआ था ना, तो अब आपने यहाँ पर इनवॉइस पे ही कितना लिखना है, 48, ठीक है। कितना आ गया, रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू इन 2 बोर्ड्स का आपने क्रेडिट कर लिया, ठीक है जी। और अब आपने जनाब इसी दिन खड़े होकर कहना है, चलो जी अब वही वाला काम करना है, वही 10 रुपये दोबारा मैं नहीं निकाल रहा, ठीक है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके आप क्रेडिट करोगे किसको, हाँ रिसीवेबल को, एडजस्ट कर लो। यानी अब आपको आएंगे उधर से कितने, सिर्फ 86, क्योंकि आपने जो बिल बनाना है वो ऐसा बनाना है, मैंने कल बिल भी बनाया था। आप यूं लिखोगे 2 बोर्ड्स, कुल मीज़ान 96, कैसे निकालिए जी, एट द रेट ऑफ 48 मिलियन और लेस डिस्काउंट, ऐसे आप इनवॉइस बनाएंगे 10। वो कैसे निकालिए जी, वो आप पिछले का हिसाब कर ले, कितनी पिछली बोर्ड्स हो गई थी, आप यूं लिखकर भेजोगे ना उसको, तो कितनी, 5 हो गई, कितनी हो गई, पहले 3 थी, फिर 2 5 और 2 7 हो गई ना। तो पिछली 5 का आपने कहा जी 2 मिलियन के हिसाब से आपको ये डिस्काउंट हमने जो वादा किया था उसके मुताबिक, तो आप अब हमें नेट में कितना भेज दें, 86, ठीक है ना। तो ये बिल होता है, बिल, इनवॉइस बिल, ये उसके ऊपर आप यूं लिख कर भेज देते हैं उसको, ठीक है। तो ये बिल जो आपने भेजा, इसमें आपने 96 का बिल, 2 बोर्ड्स का रेवेन्यू बुक किया और पिछली 2 बोर्ड्स का जो आपने डिस्काउंट देना था वो ऐसे नेट कर दिया। ये असल में मैं कहता हूं ये बिल गया है ना, बिल, तो रिसीवेबल बुक किया, तो रिसीवेबल जो बुक किया था 96 का, हम अलग ही करते हैं, नेट ना किया करो, ये सुकून से चल रहा है काम, चलने दो, ठीक है। बस उसको रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया करो, समझाने के लिए कह रहा हूं कि बिल 86 का उसको गया है, मतलब हमने 96 और 10 माइनस करके उससे अब कितने लेने हैं, तो जब ये नेट हो गया तो 86 ही रिसीवेबल बचा ना, तो जब वो भेजेगा तो कैश कितना भेजेगा, 86, तो 86 कैश डेबिट डेटर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे ही हमने एडिशन किया बीच में, माजरत के साथ। यार आखिरी एंट्री बदल जानी थी, ठीक है ना, इसको इधर ले आओ, अब 3 करते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसे सेटिंग सेट हो गया काम है। तीर भी नवा ही ला दो पायन। अगर ये होगा तो फिर ये होगा, ठीक है। ये कौन सा सवाल होगा, ये पास पेपर 14 का 2 हो गया, ठीक है जी, सीधा भी हो गया और वाद भी गया। 3 हो चुका है ना, 3, चलो चलें जी आगे। अच्छा नहीं, पिक्चर जल्दी लें फिर। नेक्स्ट जी, नंबर 2 इज डन एंड डस्टेड, नंबर 1 है ऐसी पढ़ने वाला जी, क्या कहता है जी, ऑन यकम जनवरी 22 FL entered into a contract with Alpha to construct a cruise ship for 400 मिलियन, अच्छा, टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 23, हमारे साल के, ओह अगले साल के आखिरी दिन, दैट इज डेट ऑन विच कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू AL। एज पर कॉन्ट्रैक्ट 90% ऑफ द एग्रीड अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली बाय AL एंड बैलेंस विल बी पेड ऑन डिलीवरी टिल 31 दिसंबर, ओनली 40% ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीट। अब
इसके बारे में क्या ख्याल है? किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमने इसको रिकॉर्ड करना है या ओवर टाइम करना है? नहीं बेटा, देखो 90% किधर गया, 40% हो तो गया काम कंप्लीट। कंट्रोल कितने गया लफ्ज में देख के आया जी। दैट इज द डेट ऑन विच शिप का कंट्रोल ट्रांसफर होगा। मतलब तो ये कोई शिप ऐसी शिप नहीं होगी ना, वरना तो फिर वो कहता कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफर हो रहा है। ना तो ये हमारे घर बैठ के शिप बना रहा है, ना ही जो है ये ऐसी शिप है कि जो उल्टी चलती है और जो मतलब ये कि वो उसकी जो नीचे वाली साइड होती है उसके ऊपर हम बैठते हैं और नीचे से ऐसे तैरती है। ना कोई ऐसी शिप है ये, ठीक है, कोई ऐसी स्पेशल भी नहीं है, ठीक है। और ना ही कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसी बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में हम लिख के उसको पाबंद किया है, तो इसका मतलब फिर कंट्रोल जिस दिन वो कह रहा है ट्रांसफर और उस दिन नहीं हो रहा है, तो ये तो फिर वो वाली शिप है जो अपनी फैक्ट्री में बैठे हुए हज़ारों शिप्स ये बना रहे होंगे, उसके साथ ये भी बन रही होगी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इधर ही करें इसको भी, यही कर दो फिर, ठीक है, थोड़ी सी जगह बना दो मैनू फिर, हैं ये बीच में से हमने ये हर्डल्स मिटा दी और यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं जी। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला क्या है? मामला कौन सा वाला है? पहले तो ये बताएं मामला कौन सा वाला है। आज कैश आ गया, चाहे 90% आया है, आ तो गया ना, आज कैश है और फ्यूचर में डिलीवरी है। आज क्या दिन है? यकम जनवरी 22, हमारे साल का पहला दिन है ना, और उसके बाद हमारे साल का आखिरी दिन आ रहा है। ये तो उल्टा आसान कर दिया उसने सवाल। और उसके बाद वो दिन जिस दिन बोट की डिलीवरी होगी, तो इसका मतलब सेल रिकॉर्ड होनी है फ्यूचर डेट पर। डिलीवरी अगर बाद में पड़ी है तो सेल को फ्यूचर डेट पर रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए आपको कहा था कि एक काम कर लिया करो, सेल पहले निकाल लिया करो, और अगर सर्विस हो तो फिर वो क्या मतलब, वो लीज की तरह से क्यों नहीं याद रखते हो? एक्स्ट्रा लेक्चर तो क्या हुआ, ठीक है। तो अगर वो 3A जो किया था, ठीक है, अगर कैश बाद में हो और डिलीवरी आज हो, तो इसमें हमने कहा था कि हमने प्रेजेंट वैल्यू पे सेल को रिकॉर्ड करना होता है। कैश गिवन होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और अगर कैश आज है और डिलीवरी बाद में है, तो फिर सेल ने किस पे रिकॉर्ड होना होता है? फ्यूचर वैल्यू पर, और उसको पहले निकाल के रखा करते हैं। तो वर्किंग वन हम ये किया करेंगे। और फिर साथ में मुश्किल केस क्या था, क्योंकि गुड्स तो एट अ पॉइंट इन टाइम होती है ना डिलीवर, तो इसलिए 2 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू आराम से निकल आती है। लेकिन सर्विसेज में मसला क्या था, वो साथ साथ, तो इसलिए फिर हमें वहां पे एन्युटी वाला फॉर्मूला यूज करके, तो वो रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू यानी सेल पहले निकाली थी वहां पे भी, यहां पे भी निकालेंगे। इसका मतलब सबसे पहली वर्किंग हमने क्या करनी है, हमने सेल पहले निकालकर अलहदा से निकालकर रख लेनी है, ठीक है। तो सेल फ्यूचर वैल्यू पर निकालें जी। अब मुझे बताएं जी, इसको हटा दो, कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है? वो कह रहा है जी 400 मिलियन। देखो मामला पता है क्या है, 400 मिलियन में से कितने % आ गए, यानी कि कितना, 360 ये इधर है और बाकी 10 किधर है, सॉरी 40 किधर है, ऐसे ही है ना। अब इस 40 की फ्यूचर वैल्यू क्या है? 40 ही है ना, इसमें तो मसला ही नहीं है। ये तो 40 वहीं पे पड़ा है, जिसको वहीं पे पड़ा रहे दो। हमें मसला किससे है? ये 360 जो आज आ गया, इसको भी हमने फ्यूचर बना के सेल बुक करनी, ठीक है। लेकिन आज ये हम पे लायबिलिटी होगी, तो वो आपको पता ही है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर ग्रो कराएंगे, ठीक है। आज तो ये 360 ही होगा हमारे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये ग्रो होते होते आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखते हैं आप, अब 360 को आपने फ्यूचर करना है, 360 इंटू डिस्काउंट रेट सवाल के अंदर था ये 15%, जहां कहीं जरूरत पड़े, हमें यहां जरूरत पड़ गई है जी। तो 1.15 रेज टू पावर प्लस 2, आंसर बताओ जी, 470। सेल की फ्यूचर वैल्यू ये निकली है, प्लस इसमें कर दो, 1 मिनट यहीं पे कर देते हैं प्लस, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, 360 तो हो गया ना, यहां से निकल कर इधर पहुंच गया। जब आगे पहुंचा तो 40 कह रहा था, हेलो भाई क्या हाल है, मैं तुम्हारा 10%, मैं इधर ही था, तुम वापस गए थे 2 साल पीछे, मैं इधर ही था। तो 40 को ऐड करो, सेल तो पूरी बेटा इस पे बुक होनी है ना, बोलो कितना,
516, ठीक है जी। तो ये 516 आपकी फ्यूचर, इसको भी कुछ नहीं करना, इसको तो बस वो आखिरी दिन जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे उस दिन अपनी वर्किंग में से माइनस करेंगे, ये दूसरे तीसरे दिन वाला काम है। तो अभी ऐसे ही मैं मिक्स करूंगा, कभी इधर वाला काम कभी उधर वाला काम, ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चा भी है ना ठोक बजा आगे पक्का कर लें ये 2 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। फिर रिवीजन की तरफ चले जाएंगे हम इंशाल्लाह। तो वर्किंग 2 हम अपनी करेंगे, अपनी मशहूर ज़माना वर्किंग। डेट, डिस्क्रिप्शन, एडवांस है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखो यार, एडवांस अच्छा नहीं लगता, कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप तो लिख सकते हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए लाया लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए लाया बिली, ठीक है जी। तो किस दिन जी, 1 जनवरी 2022 को कैश पड़ा है, कैश ऐसा ही है, बोलो कितना, ये सही है, समझ आ रहा है, उधर करूं सॉल्व, इजी है, चलने दो, यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा लगता है, बाद में यूज़ कर लेता है बंदा जी। तो कैश आज कितना है जी, 400 का, ये शो कर देना हम 90%, कितना कैश आया। उसके बाद 31 दिसंबर 2022 आएगा। तो अब लाइबिलिटी ने ग्रो होना है, तो इनकम आएगी या एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस 360 इंटू 15% जी 54। कोई सर्विस दे ली है कि थोड़ा सा, अच्छा अगर यही कह देता सवाल में कि अभी नहीं कह रहा, अभी नहीं कह रहा, अभी कहता हूँ, ये खत्म कर रहे हैं, फिर वो इस तरह से अज्यूम करेंगे, ठीक है जी। तो अब कितना हो गया जी ग्रो करके 414, ये कैरिंग अमाउंट आ गई। उसके बाद 31 दिसंबर 23 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आया 414 का 15% जी 62। और साथ ही इस दिन आपको पता है डिलीवरी हो रही है, तो 31 दिसंबर 2023 पर आपने बल्कि यूं करें, हाँ कैश भी आ रहा है 31 दिसंबर पे, 40 पहले लिख लें, कैश आया 40, और फिर साथ ही आपने वो वर्किंग 1 वाला, वो जो सेल पहले निकाल कर रखी थी वर्किंग 1 वाली, वो आपने निकाल ली यहाँ से, माइनस किधर गया 516, ठीक है। लें जी, हो गया ज़ीरो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कैरिंग अमाउंट ख़त्म। अब इसकी एंट्रीज हैं, जल्दी से देख लें इनको, इधर ही कर देता हूँ एंट्रीज जी। यार आप जो है ना थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में आए ना अगर, तो हमारा बहुत सारा काम हो जाए, समझ आइए। हाँ बड़ी मेहरबानी है आपकी भाई, मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, आप तो माशाल्लाह तमीज़ के पैकर हैं सारे, अच्छी वाली तमीज़ के पैकर जी, वुडी वुड पैकर हैं। पहली एंट्री करवाओ, कैश डेबिट, और वैसे उसने कहा क्या था, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, यार पहले बता देता है बंदा, चलो खैर अच्छा ही हो गया, ज़रा वर्किंग हो गई, ठीक है। तो कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से जी, 360 से। उसके बाद दूसरी एंट्री आपने की साल के एंड पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कितनी। और एक और एंट्री आप कर लें, मेरी फरमाइश पर कर लें बेशक। उसने क्या कहा है जी कि अच्छा खासा काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है जी, वो थल्ले वे सवाल नुकते टुर पे, वो कहता है टिल 31 दिसंबर ओनली 40% ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप वाज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 150। तो कॉस्ट कितनी लग चुकी है, 40% से हमें क्या, हमने तो 1 रुपये का रेवेन्यू बुक नहीं किया, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो बननी नहीं है, लेकिन जो खर्चा हो गया है, इन्वेंट्री तो बन गई है ना उतनी, ठीक है। तो फिर इस दिन यहां से कोई तीर नहीं निकला, ये एंट्री किस दिन है, ये एंट्री किस दिन है, 1 जनवरी 2022। ये एंट्री किस दिन है, 31 दिसंबर 2022, ठीक है जी। ये दोनों एंट्रीज तो निकल कर गई ना यहाँ से, ये और ये, ठीक है। लेकिन एक और एंट्री इस वर्किंग से नहीं आई, वो हमने जो काम अभी तक कर लिया है अपनी शिप पे, अपनी क्रूज पे, उसकी जी, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना काम हो चुका है भाई अनफाल, 150, ठीक है। यहाँ तक को मसला बेसिकली क्या है, अगर आपने रेवेन्यू बुक नहीं किया
तो फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बुक नहीं हुई। याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया, यहाँ से मैंने उसको खींचा था, पहले दिन की बात है, शुरू की बात है। मैंने कहा था ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या है, मैंने डिब्बा बनाया था। जब पहले दिन ये चीज़ आई थी ना तो आपको बड़ा परेशान सी कर रही थी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था ठहरो ठहरो, टेंशन ना लो, असल में मामला ऐसे है, वो ओपनिंग है 0 इसमें, उसके बाद आपने कितनी वो परचेजेज ही कह दो, जो आपने मटेरियल परचेज किया था 150 कर लिया है, लेकिन ये सारे का सारा अभी क्या है, इन्वेंट्री में पड़ा है, तो माइनस करो 150, तो क्लोजिंग क्या हो गया, 0। ये डिब्बा याद है आपको? अब अगर यही सवाल में, मैं करता नहीं हूं लेकिन सुन तो लो कम से कम, अगर यही सवाल में वो ये कह देता कि परफॉर्मेंस कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफर हो रहा है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई मसला नहीं था यार। उसको उसने स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई थी, या खुद निकाल लेते और उसको यूज करके हम रेवेन्यू का भी, फिर रेवेन्यू भी देता, दिया होगा शायद, ठीक है, दिया हुआ है, बल्कि रेवेन्यू 516 का भी हम जितने परसेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो रिकॉर्ड करते, और इधर से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करते, ठीक है, साथ साथ होता जाता ना। फिर इस साल की ये एंट्री, पहली एंट्री तो ऐसी होनी थी, उसके बाद कितने गया, ये पहली एंट्री तो ऐसी होनी थी, और यहाँ पर आकर आपकी सिर्फ ये इन्वेंट्री बुक नहीं होनी थी, बल्कि उसके बाद सेल भी बुक करते आप और कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करते, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। ये जनाब कौन सा सवाल हो गया पास पेपर 14 का पार्ट 1। अब 14 में कुछ रह तो नहीं गया? चलो टिक कर लो, फिर बड़ा वाला टिक कर लो 14 को। ऑन 1 नवंबर 2022 हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 22 पे। FL sold a luxury yacht to Gamma for 100 million on cash. FL also provided GL with a rupees 5 million discount voucher. चलो जी, 2 दफा आ गया फिर डिस्काउंट वाउचर अब पास पेपर। तो अब जो नहीं आया वो कस्टमर लॉयल्टी है, कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, तो तैयारी फाड़ लो ओदी भी। कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स भी क्या चीज़ होती है, ये भी इस तरह से होता है कि आप अक्सर देखते होंगे कहीं से आप चीज़ परचेज करें तो आप कहते हैं जी आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स जिसको कह रहे हैं, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स, ठीक है। उन पॉइंट्स को रिडीम किया जाता है, इसी तरह से हर पॉइंट के बदले कुछ डिस्काउंट मिलता है, जैसे 1 पॉइंट के बदले 1 रुपया डिस्काउंट भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह की चीज़ है, बस डिफरेंट मैकेनिज्म है। यहाँ पर वाउचर पकड़ाते हैं, वहाँ पे पॉइंट्स उसको मिलते जाते हैं, वो पॉइंट्स रिडीम करते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट वाउचर रिडीम करते हैं, ठीक है। तो वो अभी तक आई थिंक नहीं आया, देखते हैं अभी, वैसे रिसेंट वाला देखता हूँ, जेन में नहीं है इस वक्त। खैर ये तो आ गया ना दोनों दफा। 5 मिलियन डिस्काउंट वाउचर दिया फॉर एनी इंटीरियर डिजाइन वर्क ऑन यार्ड विद इन 6 मंथ्स। अगर अगले 6 महीनों में आप तशरीफ लाएंगे तो आपको, अगेन ये आसानी कर रहा है हमारे लिए कि आपको वो क्या कर रहा है, आपको वो 100 मिलियन का 50 नहीं करवा रहा, ठीक है, 100 मिलियन को काट के 50 नहीं करवा रहा, आपको 50 ही बता रहा है, ठीक है। 50 मिलियन का डिस्काउंट वाउचर है, लेकिन आने के चांसेस क्या हैं, 80% के वो that GL will award the work of interior design within 6 months and will avail the discount। अगली बात बाद में देखते हैं, पहले तो इतनी बात कर लें, क्योंकि नो इंटीरियर हुआ नहीं, उसने करवाया ये काम या करवा लिया काम, ये तो बाद में देखेंगे। फिलहाल जिस दिन यार्ड बेची है उस दिन की एंट्री तो करें, जो आपको समझ नहीं आ रही थी। तो फिर लग्जरी यार्ड, और दूसरा क्या है जी, डिस्काउंट वाउचर, वोचर। अब डिस्काउंट वोचर 5 मिलियन का है और आने के चांसेस हैं 80%, ये लें जी 4, और नॉर्मली सेल्स 100 मिलियन की ही विदाउट एनी डिस्काउंट, ठीक है जी, तो ये 100 ही आ गया। हर सवाल ही एक तरह से होता है यार, बस समझने की देर होती है। तो यार ये तो बाद में लिखते होते हैं, हाँ यार तबीयत ना ख़राब करो यार, ऐसे खाम खा में ना उलट काम करके, जो तबीयत बनी हुई है वही रखो जी। ये 100 ही है। अब तो तीसरा सवाल हो गया सेम टू सेम, ठीक है जी बेटा। 104, 96 और 4। राउंडिंग कर रहे हो, राउंडिंग ना करो वरना फर्क नहीं नजर आएगा। 96 पॉइंट, चलो इतना कर लो कि इसको 2 कर लो, नजर आ जाए जरा फर्क थोड़ा सा कि 4 से कुछ कम हुआ है, 3.8, ठीक है। अब जरा राउंडिंग का डिफरेंस है तो सही, थोड़ा सा चल जाएगा वैसे तो, लेकिन अच्छा। अब एंट्रीज करते हुए आपने इसको इग्नोर करना होता है। अब एंट्री करवाओ। आज 1 नवंबर है 2022 और आज कैश डेबिट हुआ है और रेवेन्यू क्रेडिट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट
लायबिलिटी क्रेडिट हो गया कितना 100 मिलियन और 96.2 मिलियन और 3.8 मिलियन। अच्छा 6 मंथ्स तक वो आ सकता है, नवंबर दिसंबर, अभी 2 महीने गुजरे हैं। वो कहता है हाउ एवर नो इंटीरियर डिजाइन वर्क वॉज अवॉर्डेड टिल 31 दिसंबर। 2 महीने गुजरे हैं, अभी तक वो नहीं आया, तो आ तो सकता है, 4 महीने पड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अभी वेट करें, कुछ भी ना करें, बस यही करना था। अच्छा उसके बाद वो कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज यही रिक्वायरमेंट थी। सवाल